नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपको प्रिपरेशन ऑफ जुडिशल चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। आज हम ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट का 5वां सेशन का यह सेकेंड वीडियो लेकर आए हैं। इसमें आपको क्वेश्चन 40 to 79 तक कवर किया जाएगा। अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो अगर आपको पसंद आता है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ओके, तो आज प्रारंभ किया जाता है क्वेश्चन नंबर 40 से 79 तक। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, ए एक पट्टादाता बी पट्टेदार को पट्टे पर दी गई संपत्ति को छोड़ने या खाली करने का नोटिस देता है। नोटिस की समय सीमा समाप्त हो जाती है और बी संपत्ति पर कब्जा बनाए रखता है। ए फिर से बी को संपत्ति को खाली करने के लिए दूसरा नोटिस देता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर ए दूसरा नोटिस प्रभावी होगा। ऑप्शन नंबर बी दूसरा नोटिस अप्रभावी होगा। ऑप्शन नंबर सी केवल पहला नोटिस प्रभावी होगा। ऑप्शन नंबर डी पहला नोटिस माफ़ कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी पहला नोटिस क्या है, माफ़ कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए। धारा 113 संपत्ति अंतरण अधिनियम में छोड़ देने की सूचना का अधित्यजन से संबंधित, यानी अभी अधित्यजन से संबंधित सिद्धांत धारा 113 में। ओके, धारा के अनुसार धारा 111 के खंड ज के अधीन दी गई सूचना जिस व्यक्ति को दी गई है उस व्यक्ति की अभिव्यक्ति या विवक्षित सम्मति से उसे देने वाले व्यक्ति के किसी कार्य द्वारा जिससे पट्टा के चालू मानने का उसका आज से आदर्शित होता है अधितेजित हो जाता है। प्रस्तुत समस्या धारा टीपीएक्स सेक्शन 113 के दृष्टांत बी पर आधारित है। ओके, उपरोक्त क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समापहरण द्वारा पट्टे के पर्यवसान का आधार है। ओके, ऑप्शन नंबर ए अभिव्यक्त शर्त के भंग होने पर। ऑप्शन नंबर बी पट्टा की अवधि समाप्ति होने पर। ऑप्शन नंबर सी पट्टाधारी की अभ्यर्पण करने पर। ऑप्शन नंबर डी पट्टाकर्ता का हित पट्टाधारी में निहित होने पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी समापहरण द्वारा पट्टे के पर्यवसान का आधार अभिव्यक्त शर्त के भंग होने पर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पट्टादार अपना पट्टाकर्ता से पट्टाकृत संपत्ति का नया पट्टा वर्तमान पट्टे के चालू रहने के दौरान प्रभावी होने के लिए प्रतिग्रहित करता है। यह ऑप्शन नंबर ए पूर्ववर्ती पट्टे को विनियम में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन नंबर बी पूर्ववर्ती पट्टे को शाश्वत पट्टे में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन नंबर सी पूर्ववर्ती पट्टे का विवक्षित अभ्यर्पण है। ऑप्शन नंबर डी एक शून्यकरणीय करार है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी पूर्ववर्ती पट्टे का विवक्षित अभिप्यर्पण समर्पण है, विवक्षित अभ्यर्पण है। ओके, एक पट्टेदार अपने पट्टाकर्ता से पट्टाकृत संपत्ति का नया पट्टा वर्तमान पट्टे के चालू रहने के दौरान प्रभावी होने के लिए प्रतिग्रहित करता है तो यह पट्टा क्या होगा, पूर्ववर्ती पट्टे का विवक्षित अभ्यर्पण है। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 111 पट्टे के पर्यवसान से संबंधित है। ओके, धारा 111 च विवक्षित अभ्यर्पण द्वारा पट्टे के पर्यवसान की बात करते हैं। प्रस्तुत प्रश्न 100 धारा टीपीए के सेक्शन 111 के दृष्टांत च से संबंधित है। ओके, होल्डिंग ओवर का क्या प्रभाव होगा। ऑप्शन नंबर ए पट्टा अवैध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पट्टे का नवीनीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पट्टा समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पट्टा शून्य हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी होल्डिंग ओवर का प्रभाव यह होता है कि पट्टे का नवीनीकरण हो जाता है, यानी पट्टा फिर से प्रारंभ होता है। ओके, नवीनीकरण हो जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 116 के अतिधारण से संबंधित है, जिसमें यह उपबंधित है कि यदि संपत्ति का पट्टेदार या उपपट्टेदार पट्टे के पर्यवसान के पश्चात उस पर अपना कब्जे बनाए रखता है और पट्टाकर्ता या उसका विधिक प्रतिनिधि पट्टेदार या उप पट्टेदार से भाटक स्वीकार करता है, यानी उससे किराया लेता है या कब्जा बनाए रखने के लिए अन्यथा उसको अनुमति देता है, तो प्रतिकूल करार के अभाव में पट्टा धारा 106 में यथा विनिर्दिष्ट उस प्रयोजन के अनुसार जिसके लिए संपत्ति पट्टे पर दी गई थी वर्षानुवर्षा या मासानुमासी के लिए
नवीनीकृत हो जाएगा यानी रिन्यूअल हो जाएगा। इस उपबंध के अनुसार जब एक घर 5 वर्ष के पट्टे पर ब को देता है तथा ब उस घर को तीसरे व्यक्ति को 100 को 1000 रुपये से मासिक किराए पर उपट्टा दे देता है तथा 5 वर्ष बाद भी स घर पर कब्जा रखता है और अ को भाटक किराया देता है, भाटक यानी किराया देता रहता है, तो स का पट्टा मासानुमासिक हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गृह यानी घर क्या करता है, घर ब को 5 वर्ष के लिए पट्टा पर दे देता है। ओके, ब वह घर 100 को 1000 रुपये मासिक भत्ते पर उपट्टा पर दे देता है। 5 वर्ष के अवसान हो जाने पर भी स क्या करता है, उस घर पर कब्जा कायम रखता है और अ को भाटक देता है यानी अ को किराया देता है। स का पट्टा ऑप्शन नंबर ए आगे के 5 वर्ष के लिए नवीनीकृत हो जाएगा यानी अगले 5 वर्ष के लिए रिन्यूअल हो गया। या फिर ऑप्शन नंबर बी मासानुमासिक नवीनीकृत हो गया यानी मासानुमासिक रिन्यूअल हो गया उसका पट्टा। या फिर ऑप्शन नंबर सी किसी भी समय पर्यावसाय हो चुका है, पर्यावसाय है मतलब समाप्त हो गया। ऑप्शन नंबर डी यानी वर्षानुवर्षा नवीनीकृत हो गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी यह स का पट्टा क्या हुआ है, मासानुमासिक नवीनीकृत हो गया है। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से संपत्ति अंतरण अधिनियम की कौन सी धारा पट्टे के अतिधारण के प्रभाव से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए धारा 114A, ऑप्शन नंबर बी धारा 115, ऑप्शन नंबर सी धारा 115A, ऑप्शन नंबर डी धारा 116। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी धारा 116 पट्टे के अतिधारण के प्रभाव से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ख को का एक फॉर्म ग के जीवन पर्यंत यानी ग के लाइफ टाइम जब तक वो जीवित है तब तक के लिए क्या करता है, पट्टे पर देता है। ओके, ग की मृत्यु हो जाता है किंतु क की अनुमति से ख कब्जा बनाए रखता है। ख का पट्टा ऑप्शन नंबर ए समाप्त हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी वर्षानुवर्षीय नवीनीकृत हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी सदा के लिए नवीनीकृत हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी मृत्यु के वर्ष के लिए नवीनीकृत होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी वर्षानुवर्षा इसका जो जमीन फॉर्म है नवीनीकृत हो जाएगा। ओके, 1 साल के लिए क्या रिन्यूअल हो गया, साल दर साल के लिए। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए। उक्त समस्या यानी उपरोक्त समस्या यह टीपीए के सेक्शन 116 के दिशांश ख पर आधारित है। ओके, इस उपबंध के अनुसार जब ख को क एक फॉर्म ग के जीवन पर्यंत के लिए पट्टे पर देता है, ग की मृत्यु हो जाती है किंतु क की अनुमति से ख कब्जा बनाए रखता है, तब ख का पट्टा वर्षानुवर्षा नवीनीकृत होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित सूची 1 एवं सूची 2 में वर्णित संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधान एवं धाराओं को सुमेलित कीजिए तथा निम्नांकित कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची इधर है, अब धारा उधर। सूची मतलब ये जो सूची नीचे जो दिया गया है वो किस सेक्शन में है, पहला सूची में प्रावधान बताया, दूसरा सूची में धारा बताया गया। इसको सुमेलित करना है किसमें क्या है। चुनाव का सिद्धांत क्या टीपीए सेक्शन 112 में है, प्रत्यासन का सिद्धांत क्या टीपीए सेक्शन 92 में है, फैलाव का सिद्धांत क्या टीपीए सेक्शन 35 में, या फिर समापहरण का सिद्धांत टीपीए के सेक्शन 116 में है। तो इसको मिलाना है, नीचे देख रहे हैं किसके अकॉर्डिंग ये आता है। अगर यह देखा जाए क्रमवार तो चुनाव का सिद्धांत जैसे कि पहले बताया जा चुका है टीपीए के सेक्शन 35 में है, तो ए का हो गया ऑप्शन नंबर 3, तो ये ए हो गया और डी 2 भी हो सकता है। ओके, और प्रत्यासन का सिद्धांत, प्रत्यासन हो गया आपको सेक्शन नंबर टीपीए के सेक्शन 92 में हो गया प्रत्यासन, तो प्रत्यासन 92 में हो गया यानी बी का 2 हो गया, तो बी का 2 हो गया, तो ये ए और डी में भी है। ओके, अब नेक्स्ट देखा जाए फैलाव का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग ओवर, तो ये टीपीए का सेक्शन 11 सेक्शन 116 में है फैलाव का सिद्धांत। फैलाव का सिद्धांत आपको 116 में है, तो सी का हो गया 4, तो सी का हो गया 4, तो इसके अकॉर्डिंग से आंसर ए हो गया, क्योंकि डी भी तो सी के सामने 1 दिया हुआ है, जबकि सी का सही आंसर है 4। ओके, अब जो लास्ट बच गया क्या, समापहरण का क्या समापहरण का अधित्यजन, तो ये टीपीए सेक्शन 112 में है, तो इसके अकॉर्डिंग सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। राम 5 लाख
मूल्य वाले मकान को, यानी राम ने क्या किया, एक 5 लाख मूल्य का जो मकान है वो क्या किया, 2 लाख मूल्य वाले एक खेत एवं 3 लाख रुपए नगद के बदले श्याम को अंकित कर दिया। ओके, यानी राम के पास 5 लाख मूल्य की एक संपत्ति है, मकान है। ओके, उसने क्या किया, 2 लाख मूल्य वाले एक खेत, यानी एक खेत जिसका मूल्य 2 लाख रुपए है, और 3 लाख रुपए नगद। खेत 2 लाख, 3 लाख रुपए नगद, तो 5 लाख इधर हो गया, 5 लाख उसका उधर संपत्ति था, मकान वो हो गया। तो क्या क्या, श्याम ने इसको अंतरित किया। तो यह संव्यवहार क्या कहलाता, यानी ये जो ट्रांजेक्शन हुआ एक दूसरे के बीच, या क्या कहलाता। ऑप्शन नंबर ए एक विक्रय है, ऑप्शन नंबर बी एक विनिमय है, और ऑप्शन नंबर सी न तो विक्रय न ही विनिमय है, ऑप्शन नंबर डी एक व्यवस्था है। तो ये क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका सही आंसर क्या है, एक विनिमय है। ओके, विनिमय में क्या होता है, संपत्ति का अंतरण होता है एक दूसरे का। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 118, जबकि दो व्यक्ति एक चीज का स्वामित्व किसी अन्य चीज का स्वामित्व के लिए परस्पर अंतरित करता है, जिन दोनों चीज में कोई भी केवल धन नहीं है, दोनों चीज केवल धन है, तब वह संव्यवहार विनिमय कहलाता है, विनिमय कहा जाता है। तो क्या हुआ है, विनिमय हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, धन की विनिमय संबंधी प्रावधान संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किन में उपबंधित है। ऑप्शन नंबर ए धारा 118, ऑप्शन नंबर बी धारा 119, ऑप्शन नंबर सी धारा 121, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 49 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी टीपीए के धन के विनिमय संबंधी प्रावधान टीपीए के सेक्शन 121 में दिया गया है। ओके, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 121 में धन के विनिमय संबंधी प्रावधान दिया गया है। इसके अनुसार धन के विनिमय पर हर एक पक्षकार अपने द्वारा दिए गए धन के असली होने का द्वारा वारंटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दान की परिभाषा संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में उपबंधित है। ओके, ऑप्शन नंबर ए धारा 25, ऑप्शन नंबर बी धारा 122, ऑप्शन नंबर सी धारा 106, ऑप्शन नंबर डी धारा 111। टीपीए के किस सेक्शन में दान को परिभाषित किया गया है। ओके, ये सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 122, यानी टीपीए के सेक्शन 122 में क्या बताया गया है, दान को बताया गया। ओके, जबकि 25 धारा में क्या बताया गया, सशर्त अंतरण बताया गया। 106 में क्या बताया गया है, तो पट्टेदार की कालावधि, मतलब पट्टेदार की अवधि कब तक होगी। ओके, और 11 में क्या बताया गया है, तो शीर्ष हित के विरुद्ध निर्बंधन बताया गया। ओके, जो कि ये सब आपको पहले वाले सेशन में बताया जा चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, एक दान पत्र निष्पादन और सत्यापन करके अदाता को सौंप दिया गया है। अदाता ने दान को स्वीकार कर लिया। विलेख रजिस्ट्रीकरण से पहले दाता दान का प्रतिसंहरण करना चाहता है। अदाता को सलाह दे, ऑप्शन नंबर ए दान प्रतिसंहरण किया जा सकता है क्योंकि उसका रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर बी दान पूर्ण नहीं है अतः अप्रतिसंहरण हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी दान पूर्ण है, विलेख का रजिस्ट्रीकरण बाद में हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी रजिस्ट्रीकरण होने तक प्रतिरक्षा यानी प्रतीक्षा वेट करना चाहिए। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी यह क्या है, दान पूर्ण नहीं अतः यह प्रतिसंहरणीय है। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए। व्याख्या, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 122 यानी 122 दान का प्रतिग्रहण अदाता द्वारा करने के बाद पूर्ण हो जाता है। केवल पंजीकरण न होने से दान की वैधता प्रभावित नहीं होती। दान किसी वर्तमान जंगम या स्थावर संपत्ति का वह अंतरण है जो एक व्यक्ति द्वारा, जो दाता कहलाता है, जो एक व्यक्ति द्वारा जो दाता कहलाता है, दूसरे व्यक्ति को जो अदाता कहलाता है, स्वेच्छा और प्रतिफल के बिना किया गया हो और अदाता द्वारा या की ओर से प्रतिग्रहित किया गया है। प्रतिग्रहण दाता के जीवन काल में और जब तक वह देने के लिए समर्थ हो करना होगा। ओके, समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी केवल पंजीकृत न होने के कारण दान की वैधता प्रभावित नहीं होती है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 धारा 122 निम्न में से किस प्रकार के दान से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए जीवित व्यक्ति के बीच दान, ऑप्शन नंबर बी आसन मरण दान, ऑप्शन नंबर सी वसीयत द्वारा दान, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी जीवित व्यक्तियों के बीच के दान से टीपीएक्स सेक्शन 122 122 संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अनिवार्य तत्वों में से दान करने के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य नहीं है? ओके, ऑप्शन नंबर ए संपत्ति का अंतर, ऑप्शन नंबर बी प्रतिफल का होना, ऑप्शन नंबर सी दाता, ऑप्शन नंबर डी अदाता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी प्रतिफल का होना क्या होता है, दान के लिए आवश्यक तत्व नहीं है, अनिवार्य नहीं है। ओके, टीपीएक्स सेक्शन 122 के उपबंध के अनुसार दान किसी वर्तमान जंगम या स्थावर संपत्ति का वह अंतरण है जो स्वेच्छा और बिना प्रतिफल के किया गया हो, अतः दान के संविभाग में प्रतिफल का होना अनिवार्य नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दान का आवश्यकता तत्व नहीं है? ओके, ऑप्शन नंबर ए दाता और अदाता, दान देने वाला और दान लेने वाला, ऑप्शन नंबर बी विषय वस्तु, ऑप्शन नंबर सी विषय वस्तु का अंतरण, ऑप्शन नंबर डी अंतरण प्रतिफल सहित होना चाहिए। ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी अंतरण प्रतिफल सहित होना चाहिए, है दान की आवश्यकता तो नहीं है। ओके, जबकि दान की आवश्यकता तो क्या है, एक दाता होना चाहिए, एक अदाता होना चाहिए, यानी एक दान देने वाला होना चाहिए और एक दान लेने वाला होना चाहिए। ओके, दान में किसी विषय वस्तु होना चाहिए। ओके, और क्या हुआ, वस्तु का अंतरण होना चाहिए। जबकि दान में क्या होता है, प्रतिफल नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दान के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दाता एवं अदाता, ऑप्शन नंबर बी जंगम या स्थावर संपत्ति, ऑप्शन नंबर सी प्रतिफल, ऑप्शन नंबर डी अंतरण एवं तथा प्रतिग्रहण। ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी दान में प्रतिफल होना आवश्यक नहीं है, जबकि दाता और अदाता यानी दान देने वाला और दान को एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए। जंगम या स्थावर संपत्ति दान में दिया जा सकता है और क्या किया जाना चाहिए, एक के द्वारा अंतरण किया गया है तो दूसरे के द्वारा उसको ग्रहण किया जाना चाहिए, आवश्यक है लेकिन प्रतिफल आवश्यक नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, दान के द्वारा स्थावर संपत्ति के अंतरण में आवश्यकता तो नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दाता एवं अदाता, ऑप्शन नंबर बी अदाता द्वारा अथवा उसकी ओर से प्रतिग्रहण, ऑप्शन नंबर सी कम से कम 2 साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित कृत पंजीकरण लिखित द्वारा हो, ऑप्शन नंबर डी केवल संपत्ति का परिदान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी केवल संपत्ति का परिदान क्या है, उसका आवश्यकता तो नहीं है। ओके, जबकि इसका आवश्यकता तो क्या क्या है, दाता में अदाता यानी दान देने वाला और लेने वाला होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी अदाता द्वारा अथवा उसकी ओर से प्रतिग्रहण, या फिर अदाता ग्रहण करे या फिर उसकी ओर से कोई और ग्रहण करे। ओके, ये होना चाहिए, कम से कम 2 साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित और पंजीकृत लेख द्वारा भी हो सकता है, होता है। ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी केवल संपत्ति के परिदान से या यानी केवल संपत्ति के परिदान द्वारा क्या होता है, दान में आवश्यक तत्व नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन फॉर ए वैलिड गिफ्ट of immovable property? Okay, option number A registered instrument signed by on behalf of the donor, option number B consideration, option number C attestation by a heirs to witness, option number D acceptance of gift by doning during the lifetime of the donor। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कंसिडरेशन। क्या है, इसका नोट पार्ट है, यानी दान के लिए क्या आवश्यकता तो नहीं है, दान के लिए कंसिडरेशन आवश्यकता तो नहीं है। कंसिडरेशन यानी प्रतिफल आवश्यक नहीं होता है दान में। ओके, दान में क्या क्या आवश्यकता तो होता है, इसको एक बार बता दिया जाए। इसमें क्या होता है, दान में स्वामित्व का अंतरण होता है, विषय वस्तु का अंतरण होता है, प्रतिफल का अभाव यानी प्रतिफल नहीं होता है। ओके, स्वेच्छापूर्ण अंतरण होता है और प्रतिग्रहण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दान के बारे में दाता प्रतिग्रहण करने से पूर्व मर जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए दान वैध है, ऑप्शन नंबर बी दान शून्य है, ऑप्शन नंबर सी दान शून्य करनीय है, ऑप्शन नंबर डी न्यायालय निर्णित करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी दान शून्य होता था।
कहने का मतलब ये है, यदि दान के बारे में अदाता प्रतिग्रहण करने से पूर्व मर जाता है तो क्या हो जाता है, दान शून्य हो जाता है। यानी एक व्यक्ति द्वारा दान दिया गया है और दूसरे व्यक्ति द्वारा जो दान स्वीकार करने वाला था वो स्वीकार करने से पहले मर गया हो तो दान क्या हो जाएगा, दान शून्य हो जाएगा, दान हुआ ही नहीं माना जाएगा। ओके, टीपीए के सेक्शन 122 में बताया गया है इसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 122 के अनुसार संपत्ति में शामिल है। ओके, ऑप्शन नंबर ए केवल चल संपत्ति, ऑप्शन नंबर बी केवल अचल संपत्ति, ऑप्शन नंबर सी चल व अचल संपत्ति, ऑप्शन नंबर डी केवल कृषि भूमि। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी संपत्ति अंतरण के अनुसार 122 के अनुसार क्या क्या संपत्ति शामिल है, केवल चल और अचल संपत्ति। ओके, निम्नलिखित में से असत्य उत्तर चुनिए, यानी नीचे जो 4 ऑप्शन है इसमें से कोई असत्य है, एक कोई गलत है, उसको सेलेक्ट करना है। ओके, ऑप्शन नंबर ए दान प्रतिफल के बिना किए गए स्वामित्व का अंतरण है। ऑप्शन नंबर बी दान दाता के जीवन काल में प्रतिग्रहित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यदि अदाता प्रतिग्रहण से पूर्व मर जाता है तो दान शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी दान केवल चल संपत्ति की ही हो सकेगी। इसका सही आंसर है, यानी क्या इसमें गलत चुनना है। ओके, इसका गलत है ऑप्शन नंबर डी। ओके, यानी दान केवल चल संपत्ति का नहीं होता है, जबकि दान चल और अचल दोनों संपत्ति का होता है। ओके, और ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग देख लिया जाए, दान प्रतिफल के बिना गया स्वामित्व का अंतर एकदम सही। दान दाता के जीवन काल में प्रतिग्रहण होना चाहिए, यानी दान दाता के जीवन काल में दिया जाना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ओके, यदि अदाता प्रतिग्रहण यानी जो दान एक्सेप्ट कर रहा है वो एक्सेप्ट करने से पहले मर गया है तो दान कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जैसे कि ऊपर के क्वेश्चन में बताया गया था। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी दान केवल चल संपत्ति का होगा, यह गलत है, जबकि इसका सही आंसर क्या है, दान चल और अचल दोनों संपत्ति का हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत दान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। ऑप्शन नंबर ए चल संपत्ति का दान नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी केवल अचल संपत्ति दान में दी जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी दान केवल दान ग्रहीता द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यदि स्वीकार्य से पूर्व दान ग्रहीता की मृत्यु हो जाती है तो दान शून्य हो जाता है। तो नीचे जो 4 ऑप्शन है दान से संबंधित प्रावधान है उसमें से कौन एक सही है, उसे ही सेलेक्ट करना था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी स्वीकृति, यानी जो दान एक्सेप्ट कर रहा है तो स्वीकृति करने से यानी एक्सेप्ट करने से पहले वो मर जाता है तो दान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से दस्तावेज के लिए अनिवार्य पंजीकरण आवश्यक है। यानी नीचे के जो 4 ऑप्शन है इसमें से किस ऑप्शन के लिए या फिर किस दस्तावेज के लिए या फिर किस अंतरण के लिए क्या हो, पंजीकरण आवश्यक है। ओके, ऑप्शन नंबर ए अचल संपत्ति को उपहार के साधन में क्या पंजीकरण आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी वसीयतनामा में क्या पंजीकरण आवश्यक है। ऑप्शन सी 1 वर्ष से कम अवधि के लिए अचल संपत्ति के लिए क्या इसमें पंजीकरण आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी भुगतान अधिस्वीकृति रसीद का साधन क्या इसमें पंजीकरण आवश्यक है। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी अचल संपत्ति का यदि दान दिया जा रहा है, यानी उपहार यानी गिफ्ट दिया जा रहा हो अचल संपत्ति का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो इसमें क्या होता है, पंजीकरण अनिवार्य है, जबकि वसीयतनामा में पंजीकरण आवश्यक नहीं है। 1 वर्ष से कम अवधि के लिए अचल संपत्ति का यदि लीज दिया गया हो तो इसमें पंजीकरण आवश्यक नहीं है। और भुगतान अधिस्वीकृति रसीद का साधन करने के लिए इसमें क्या होता है, इसमें भी पंजीकरण आवश्यक नहीं है। ओके, अचल संपत्ति का दान वैध तरीके से किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए अचल संपत्ति को देने पर, ऑप्शन नंबर बी लिखित दस्तावेज पर, ऑप्शन नंबर सी संपत्ति के देने और लिखित दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन करके, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी अचल संपत्ति का दान वैध तरीके से तभी किया जा सकता है जब क्या होगा, संपत्ति को देने व लिखित दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन करके किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थावर संपत्ति के दान के प्रयोजन के लिए किया गया अंतरण। ऑप्शन नंबर ए कब्जे के परिधान द्वारा, ऑप्शन नंबर बी दाता द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित और अनुप्रमाणित रजिस्ट्रेट लिखत द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सादा लिखित द्वारा, ऑप्शन नंबर डी कब्जे के परिधान सहित सादा लिखित द्वारा किया जाता है।
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी संपत्ति यानी स्थावर संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी के दान के प्रयोजन के लिए किया गया अंतरण दाता द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित और अनुप्रमाणित यानी लिखित में और रजिस्ट्रीकृत और हस्ताक्षरित होगा तभी यह अंतरण हो सकता है। ओके, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत 100 रुपये से कम मूल्य की मूर्त स्थावर संपत्ति का दान किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए कब्जे के परिदान सहित मौखिक करार द्वारा। ऑप्शन नंबर बी मात्र रजिस्ट्रीकृत लिखन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी कम से कम 2 साक्ष्यों द्वारा अनुप्रमाणित रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा। ऑप्शन नंबर डी या तो मौखिक करार द्वारा या रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत 100 रुपये से कम मूल्य का यानी मूर्त स्थावर संपत्ति का दान किया जा रहा हो तो इसमें क्या होता है, कम से कम 2 साक्ष्यों द्वारा अनुप्रमाणित लिखित द्वारा किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस दान में वर्तमान और भावी संपत्ति दोनों समाविष्ट है वह ऑप्शन नंबर ए शून्य है, ऑप्शन नंबर बी वैध है, ऑप्शन नंबर सी वर्तमान संपत्ति के विषय में शून्य है, ऑप्शन नंबर डी भावी संपत्ति के विषय में शून्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी जिस दान में वर्तमान और भावी संपत्ति दोनों समाविष्ट है वह भावी संपत्ति के विषय में शून्य है और वर्तमान संपत्ति के विषय में वह क्या है, वैध है। ओके, एटीपीएक सेक्शन 124 के अनुसार जिस दान में वर्तमान और भावी दोनों समाविष्ट है वहाँ दान भावी संपत्ति के विषय में शून्य है और वर्तमान संपत्ति के विषय में वैध है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उपहारों में से कौन सा वैध नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर ए भविष्य में उपहार, ऑप्शन नंबर बी सशर्त उपहार, ऑप्शन नंबर डी सी बाजी के समझौते या अनिश्चितता समझौते पर आधारित उपहार, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सही यानी कोई भी उपहार वैध नहीं है यानी बाजी के समझौते के अनिश्चित समझौते पर आधारित उपहार ये भी वैध नहीं है। ओके, और सशर्त उपहार ये भी वैध नहीं है और भविष्य में जो उपहार दिया जाएगा यह भी वैध नहीं है। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम के धारा 122 के तहत वैध उपहार के लिए निम्न आवश्यक तत्व है। ऑप्शन नंबर ए स्वामित्व का वर्तमान में ही अंतरण होना चाहिए, दूसरा उसे वस्तु का अंतरण किया जाना चाहिए, प्रतिफल का अभाव यानी बिना प्रतिफल का किया जाना चाहिए, स्वेच्छापूर्ण अंतरण किया जाना चाहिए और प्रतिग्रहण किया जाना चाहिए यानी सामने वाले के द्वारा उसे एक्सेप्ट किया गया होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भावी संपत्ति का दान दिया यानी भावी संपत्ति का दान किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन नंबर सी संपत्ति भविष्य में दान देने पर वैध होगा, ऑप्शन नंबर डी भावी संपत्ति के दान को स्वीकार करने से वैध होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी भावी संपत्ति के दान किया जा सकता है, यह गलत है। टीपीएक सेक्शन 122 के अनुसार दान किसी वर्तमान जंगम में अस्थावर संपत्ति का किया जाएगा न कि भावी संपत्ति का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत दान जिसमें वर्तमान एवं भावी संपत्तियां समाविष्ट हो। ऑप्शन नंबर ए पूर्णतः शून्य है, ऑप्शन नंबर बी भावी संपत्ति की सीमा तक शून्य है, ऑप्शन नंबर सी भावी संपत्ति की सीमा तक शून्य करणीय है, ऑप्शन नंबर डी वर्तमान संपत्ति की सीमा तक शून्य करणीय एवं भावी संपत्ति की सीमा तक शून्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत दान जिसमें वर्तमान और भावी संपत्तियां समाविष्ट हैं भावी संपत्ति की सीमा तक शून्य है। ओके, टीपीएक सेक्शन 122 में बताया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब को 1 लाख रुपये ब की अनुमति से अपना यह अधिकार आरक्षित करते हुए देता है कि वह उन लाख रुपयों में से 10,000 रुपये जब भी चाहे वापस ले सकेगा। यह दान ऑप्शन नंबर ए पूर्णतः वैध है, ऑप्शन नंबर बी पूर्णतः अवैध है, ऑप्शन नंबर सी इसे दान नहीं कह सकते, ऑप्शन नंबर डी 90,000 रुपया के लिए वैध है तथा 10,000 रुपये के लिए शून्य है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 90,000 के लिए पूर्णतः वैध है जबकि 10,000 रुपये के लिए यह शून्य है। ये टीपीए के सेक्शन 126 के इलस्ट्रेशन नंबर बी से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भंवर सिंह को
सिंह ने क्या किया, 10 लाख रुपए का दान इस शर्त के साथ दिया कि 10 लाख रुपए में से अंतर सिंह कभी भी अपनी इच्छा से 50,000 रुपया ले सकेगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए, यह दान अंशतः विधि मान्य है। ऑप्शन बी, यह दान पूर्णतः विधि मान्य है। ऑप्शन सी, यह दान अवैध है। ऑप्शन डी, यह दान पंजीकृत होने पर पूर्णतः वैध है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है, यानी दान अंशतः विधि मान्य है, यानी 10 लाख से 50,000 जो निकाल दिया तो उतना रुपया तक के दान क्या है, पूर्णतः वैध है, यानी 9,50,000 रुपया तक के दान वैध है, क्योंकि 50,000 रुपया जो वापस लेगा उस दान तक क्या है, वह दान अवैध है, यानी शून्य है वह दान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब को 1 लाख रुपए ब की अनुमति से अपना यह अधिकार आरक्षित करते हुए देता है कि वह उन लाख रुपए में से 10,000 रुपये जब भी चाहे वापस ले सकेगा। ऑप्शन नंबर ए, दान पूर्णतः शून्य है। ऑप्शन नंबर बी, दान अवैध है। ऑप्शन नंबर सी, दान 90,000 रुपये के बारे में वैध है। ऑप्शन नंबर डी, दान दुर्भर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी दान 90,000 रुपये के बारे में वैध है, जबकि 10,000 रुपये के बारे में दान शून्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ख को क 50,000 रुपये दान देता है। ओके, क ख की सहमति से 50,000 रुपये में से 10,000 रुपये जब भी चाहे वापस प्राप्त करने का अधिकार अपने पास आरक्षित रखता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए, दान शून्य है। ऑप्शन नंबर बी, दान विधि मान्य है। ऑप्शन नंबर सी, 40,000 रुपये तक दान विधि मान्य है तथा 10,000 रुपये का वापस पाने के लिए शून्य है। ऑप्शन नंबर डी, दान शून्य करनीय है। ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 40,000 रुपये तक के दान विधि मान्य है, जबकि 10,000 रुपये का वापस पाने के लिए क्या हुआ, शून्य है। ओके, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दान वैध है। ओके, ऑप्शन नंबर ए, क क्या करता है, ख को 5,000 रुपये इस शर्त पर देता है कि वह ग की हत्या करेगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी, क ख को इस शर्त के साथ खेत दान करता है कि यदि ख ने 1 वर्ष में ग के घर में आग नहीं लगाई तो उसका हित समाप्त हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, क इस शर्त के साथ ख को खेत दान करता है कि यदि ख ने 1 वर्ष में ग के घर में आग नहीं लगाई तो उसका हित समाप्त हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी, क इस शर्त के साथ मकान दान करता है कि यदि ख इसमें नहीं रहा तो दान समाप्त हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कौन सा दान वैध है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क इस शर्त के साथ मकान दान करता है कि यदि वह ख में नहीं रहता है तो दान समाप्त हो जाता है। ओके, ये टीपीएक्स सेक्शन 126 पे आधारित है, इसको व्याख्या देख लेगा। यह जो उपरोक्त समस्या था या उपरोक्त जो प्रश्न है टीपीएक्स सेक्शन 126 पर आधारित है, जिसमें दान के निलंबन या प्रत्याहरण के बारे में संबंधित उपबंध दिया गया है। धारा 126 के निम्नलिखित आवश्यकता, ऑप्शन नंबर ए, दानकर्ता तथा दानग्रहीता को इस बात पर सहमति होना चाहिए कि एक विशिष्ट घटना घटित होने पर दान का प्रतिसंहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा, ऐसा घटना दानकर्ता की इच्छा पर आधारित न होना चाहिए। तीसरा, शर्त अवैध तथा अनैतिक नहीं होना चाहिए। ओके, ये जो शर्त दिया गया है, क इस शर्त के साथ अपना मकान दान करता है कि यदि ख इसमें नहीं रहे तो दान समाप्त हो जाएगा, तो ये अवैध एवं अनैतिक नहीं है। ओके, जबकि यह शर्त जो लगाया गया वैध है और नैतिक है, इसी कारण अगर यह वह घर में नहीं रहेगा तो दान क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। उस मकान में नहीं रहेगा तो मकान समाप्त हो जाएगा। ओके, उसका दान समाप्त हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्भर दान को संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में बताया गया। ऑप्शन नंबर ए, धारा 125। ऑप्शन नंबर बी, धारा 127। ऑप्शन नंबर सी, धारा 128। ऑप्शन नंबर डी, धारा 129। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी धारा 127 में दुर्भर दान को बताया गया है। ओके, संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 127 में दुर्भर दान को बताया गया, जबकि धारा 125 में व्यक्तियों के दान के संबंध के प्रावधान को बताया गया है। 128 में जो सर्वस्वदाता के संबंध में प्रावधान है। 129 में असन्न मरण दान एवं मुस्लिम विधि क्रियावृत्ति के संबंध में बताते हैं, जिस पर संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 122 से 128 तक के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सभार दान ऐसा दान है, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लाभ की अपेक्षा भार अधिक हो। ऑप्शन बी, दान जो आभार प्रदर्शित हो। ऑप्शन सी, ऐसा दान जिसमें भारदाता की ओर से कुछ राशि संदेय करना हो। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सभार दान ऐसा दान है, ऐसा दान जो आभार प्रदर्शक हो। ओके, इसका व्याख्या देख लिया जाए। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 127 के अनुसार सभार दान ऐसा दान है जहाँ की दान एक ही व्यक्ति को ऐसी कई चीज़ों के एक अंतरण के रूप में है जिनमें से एक को बाध्यता का बोझ है और अन्य पर नहीं। वहाँ अदाता उस दान द्वारा कुछ नहीं पा सकता जब तक कि वह उसे पूर्णतया प्रतिग्रहित नहीं करता, यानी पूर्णतया एक्सेप्ट नहीं करता जब तक उसे नहीं पाया जा सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक मकान जिसका बाजार मूल्य कितना है, 10,000 रुपये है, बिना प्रतिफल के बॉक आवंटित करता है, लेकिन उस मकान के ऊपर 15,000 सरकारी प्रभार दे, यानी सरकारी कर्ज क्या है उस पर बाकी है। यह अंतराल ऑप्शन नंबर ए दान है, ऑप्शन नंबर बी दुर्भर दान है, ऑप्शन नंबर सी अनुचित दावा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह क्या है, दुर्भर दान है। ओके, टीपीए के सेक्शन 127 से रिलेटेड है, इसका व्याख्या देख लिया जाए। जहाँ एक मकान बाजार मूल्य जिसका 10,000 रुपये है, बिना प्रतिफल के बॉक अंतरित करता है, लेकिन उस मकान के ऊपर 15,000 रुपये सरकारी टैक्स यानी प्रभार दे हैं। यहाँ यह अंतरण संपत्ति अंतरण अधिनियम 127 के अंतर्गत दुर्भर दान होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वस्व दाता के ऋणदाताओं के प्रति दायित्वाधीन है। सर्वस्व दाता का दायित्व ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत होता है, ऑप्शन बी उसके पास दान स्वरूप दी गई संपत्ति के मूल्य की सीमा तक होती है, ऑप्शन नंबर सी पूर्णित आधार पर आधारित है, ऑप्शन नंबर डी उचित धनराशि तक सीमित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सर्वस्व दाता के ऋणदाताओं के प्रति दायित्वाधीन है। सर्वस्व दाता का दायित्व उसके पास दान स्वरूप दी गई संपत्ति के मूल्य की सीमा तक होता है। ओके, इसका व्याख्या देख लिया जाए। सर्वस्व दाता संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 128 में परिभाषा है। इस धारा के अनुसार किसी दाता की संपूर्ण संपत्ति दान के रूप में स्वीकार करने वाला सर्वस्व दाता के सभी ऋणदाताओं तथा भावों के लिए अपने द्वारा दान में प्राप्त की गई संपत्ति के मूल्य की सीमा तक दायित्वाधीन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये वीडियो का जो 5वां सेशन है और ये जो सेकेंड वीडियो है, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। ओके, सर्वस्व दाता वह है जब ऑप्शन नंबर ए अदाता को दान के समय की ऋण दायित्व से कोई सरोकार नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी सर्वस्व अदाता वह है जब अदाता को दान के समय दाता के शुद्ध ऋण दायित्व का दायी माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी सी सर्वस्व दाता वह है जब अदाता को ऋण दायित्व के आधार के लिए दायी ठहराया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सर्वस्व अदाता वह है जब अदाता को शुद्ध ऋण के 1/3 तक के लिए ही दायी माना जाएगा। ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सर्वस्व दाता वह है जब अदाता के ऋण के समय के दाता के शुद्ध ऋण दायित्व का दायी माना जाता है। ओके, इसका व्याख्या देख ली जाए। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 धारा 128 के उपबंध के अनुसार सर्वस्व दाता वह व्यक्ति है जो दाता की संपूर्ण संपत्ति सभी शुद्ध ऋण एवं दायित्व सहित दान में प्राप्त करता है, वही सर्वस्व दाता कहलाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।